हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। और आज क्योंकि सुमित सर अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से मैं आपके साथ ये सेशन कंडक्ट करूंगा जहां हम 3 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टेलीकम्युनिकेशन बिल, कि क्या होता है टेलीकम्युनिकेशन बिल, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उसमें बदलाव की ज़रूरत है, प्लस एक हाई फैट शुगर वाला जो हम खाना यूज़ करते हैं वो कैसे पब्लिक हेल्थ को तबाह कर रहा है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, और तीसरा साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम कैसे बढ़ रहा है, कौन कौन से लॉज हैं, क्या तरीके होते हैं इसको स्टॉप करने के। तीनों डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत रेलेवेंट है आपके लिए एक मार्क्स, और ये बात हम अच्छे से समझते हैं। कई स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो पूछते हैं कि कैसे अपने डैफ के जो क्वेश्चंस थे, डैफ बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको तैयार किया जाए, कैसे स्टेट की तैयारी की जाए, इन सब को समझते हुए हमने एक सेशन कंडक्ट कराया है। एक्स यूपीसी चेयरपर्सन जो रहे हैं डीपी अग्रवाल सर का, ये 1-on-1 इंटरेक्शन है। इसमें आप डिटेल में समझ पाएंगे क्या डैफ के एसेंशियल्स हैं, इंटरव्यू के गैप्स कैसे फिल किए जाते हैं, जो इंटरपर्सनल स्किल है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, ताकि जो एक मार्क्स जो आपका कैडर और जो आपकी सर्विसेज को इंश्योर करेगा उसको आप ना गंवाएं, और इंश्योर करें जितना बेहतर हो सके अपनी तैयारी करें और इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। याद रखिए सेशन 22 दिसंबर को है। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और दूसरा कि अगर आप प्रिपरेशन को और स्ट्रांगली पुश करना चाहते हैं, कई स्टूडेंट्स इंटरव्यू के टाइम में ये इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि मेरे डैफ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डैफ बेस्ड क्वेश्चन आपके हों या फिर आपका स्टेट जो है वहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि मैं जहाँ से आता हूँ या आती हूँ उसके बारे में कितनी क्लैरिटी मेरे पास है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 2023 लॉन्च कर दिया है, जिसके लिए अपना डैफ आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस बार इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में खास बात यह है कि मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे जो बहुत ही रेप्यूटेड पैनल से होंगे। हमारे पिछले मॉक इंटरव्यूज़ भी आप देख चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में। तो इस बार जैसे धर्मेंद्र कुमार सर हैं या नीना कुमार मैम है या सुनील गुलाटी सर है, ये ऐसे लोग हैं जो सारे यूपीएससी पैनल के मेंबर्स रह चुके हैं, तो इन्हें एग्जैक्टली पता है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, पैनल क्या एक्सपेक्ट करता है। तो आप जब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको एक तो सीधा सीधा अनुभव मिलेगा एक मॉक इंटरव्यू का, प्लस 360 डिग्री पर्सनलाइज्ड आपको डैफ बुकलेट दी जाएगी जो आपके डैफ बेस्ड होगी। फिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, करंट की कैसी तैयारी करनी है, एक थर्ड आई व्यू भी आपको दिया जाएगा चीज़ों को समझने के लिए। अब ये ज्वाइन कैसे करना है, तो या तो आप डैफ इस नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिए 7428096990 पर, या फिर आप जाइए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की वेबसाइट पर। अगर आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। pwonlyis.com पे जाते ही ऊपर आपको एक टिकर दिखाई देगा टू गेट पर्सनलाइज्ड डैफ बेस्ड क्वेश्चन फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद ये पेज खुलेगा जहाँ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में आपको सारी डिटेल दी जाएंगी, कैसे डैफ बनना है, क्या क्या चीज़ें की जाती है। इसमें अपने स्लॉट्स को आप बुक कर सकते हैं, कब आप मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, कब एक्सपर्ट पैनल के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। आप अपना डैफ इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आपको जो भी डैफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो मिल जाएंगे, आपके इंटरव्यू की टाइमिंग, कब वो इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू, वो मिल जाएगा और सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें आप भरकर अपना प्रॉपर डेट और टाइम स्लॉट्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, और अपने हिसाब से जो क्वेश्चन सही हमें लग रहे हैं, जो एक्सपर्ट पैनल है वो भी आपके डैफ को देखेगा और आपकी हेल्प करेंगे जितनी हो सके उतनी ज़्यादा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ज़रूर इसको फिल करना चाहिए और इंटरव्यू गाइडेंस का पार्ट बनना चाहिए इस प्रोग्राम का। 2023-24 को देखते हुए सारे एक्स यूपीएससी पैनल मेंबर्स इसके अंदर आपको हेल्प करने के लिए आए हैं। और आइए अब इसके बाद हम चलते हैं अपने एडिटोरियल्स की तरफ। भारत धीरे धीरे डिजिटल हो जा रहा है और जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे एक प्रॉब्लम बढ़ती है। क्या? वैसे वैसे क्राइम बढ़ रहा है। इसके लिए आपको डेटा कोड करना पड़ता है अपने आंसर्स में। कैसे बताएंगे? जुलाई या जून तक अगर देखें तो इस साल 24,000 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, लेकिन पिछले साल केवल 7,500 कंप्लेंट्स आई थी। इसका मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना बदलाव हमें दिख रहा है। पिछले एक साल में 21 से लेकर 22 तक साइबर क्राइम 24% तक बढ़ा। तो इस साल हमें उम्मीद है और 30-40% बढ़ेगा, यानी साइबर क्राइम में लगातार एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी जा रही है। प्लस इंडिया को दुनिया के मोस्ट साइबर क्राइम प्रोन कंट्रीज में से एक देखा जाए। दुनिया के टॉप 4 जो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स होने के चांसेस होते हैं उनमें से इंडिया एक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एक, लोगों में अवेयरनेस कम होना। दूसरा, इंडिया में जो सिस्टम है वो अभी तक उतने स्ट्रांग नहीं है, टेक्नोलॉजिकली उतने सिक्योर नहीं है। और तीसरा, इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क वैसा नहीं है और लोगों को पता भी नहीं है कि क्या तरीके हो सकते हैं इससे अपने आप का बचाव किया जाए। कई क्राइम तो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते।
इन सब को जानते हैं डिटेल में। ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट है, आप इससे सब कुछ समझ जाएंगे। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जो आपका सब कुछ का निचोड़ देगा, तो गौर से देखिए इसको, समझिए और नोट्स चाहे तो वो भी बना लीजिए। व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम मतलब कोई ऐसा क्राइम, कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी जहां पर किसी कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए, किसी अपराध को करने के लिए। जब भी कंप्यूटर या किसी कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए वो साइबर क्राइम कहलाता है। अब जैसे साइबर क्राइम कई तरह के होते हैं। एक होती है फिशिंग। फिशिंग एक हमें नॉर्मली फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना, ठीक उसी तरह फिशिंग एक चीज़ होती है जहाँ पर किसी इंसान को एक मैसेज भेजा जाता है। अब मछली में क्या करते हो, मछली कैसे मारते हो फिशिंग में, कि एक आप नॉर्मली एक ऐसा सा पानी के अंदर डालते हो, उसके अंदर एक हुक होता है, हुक के ऊपर एक खाने का सामान रखा होता है, तो मछली को लगता है खाने की चीज़ें, उसके ऊपर मुंह मारती है और वो जो कांटा होता है उसके गले में फंस जाता है, फिर आप मछली को लेके चले जाते हो। तो वो सिस्टम नॉर्मली फिशिंग में होता है। फिशिंग में क्या होता है, आपको एक मैसेज भेजा जाएगा, आपको लगेगा किसी कंपनी से आया जिसको आप जानते हो, एक बैंक से आया जिसको आप जानते हो, आपको लगेगा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे मछली को वो दाना खाने का लगा था अपना और हुक उसके गले में फंस गया था, ठीक उस तरह मैसेजेस भेजे जाते हैं एज अ रेपुटेड सोर्स, जिसको आप पढ़ेंगे, एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा चोरी कर लेंगे, जिसमें आपका पैसा भी चोरी हो सकता है, यूपीआई का लिंक चोरी हो सकता है। इसे कहते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक कई तरह के होते हैं। एक होता है स्पेयर अटैक। स्पेयर का क्या होता है, स्पेयर मतलब होता है भाला, वो पॉइंटेड होता है। यानी जब हम बात करें स्पेयर अटैक की तो किसी एक व्यक्ति का डेटा इस्तेमाल करते हुए, नॉर्मली क्या होता है फिशिंग में हज़ारों लोगों को मैसेज भेजे जाते हैं, इस लिंक पे क्लिक करिए लाखों रुपए कमाइए, इस तरह के। कुछ बहुत स्पेसिफिक होते हैं जिनको पता होता है आपका बर्थडे क्या है, आप कहाँ पढ़े हैं, आप किसी जॉब करते हैं, तो वो और ज़्यादा सीरियस पॉइंटेड अटैक आपके ऊपर होता है। फिर एक होता है वेल फिशिंग। वेल फिशिंग का मतलब होता है जब कोई बहुत मोटी असामी, जिसे आम भाषा में कहें, यानी कोई बहुत अमीर व्यक्ति या इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उसको टारगेट किया जाए, उसे कहते हैं वेल फिशिंग। उसको कोई, अब जैसे कोई एक बहुत बड़े बैंक में काम करते हैं, कोई बहुत बड़े कॉर्पोरेट है, उनको ऐसा कुछ फंसा लिया जाए डेटा देके जिससे उनको लगे ये ओरिजिनल सोर्स से आ रहा है, वो अपना कोई ऑफिस का सीक्रेट बता दें या उनके अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकाल लिए जाए। इस तरह की चीज़ें की जाती हैं फिशिंग अटैक्स में। फिर एक होता है मैन इन द मिडिल अटैक। यानी मान लो आप दो लोग हैं जो कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मैं आपके साथ कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, उस बीच में कोई व्यक्ति आएगा और वो जो हमारा कॉन्वर्सेशन है सुन लेगा और उसका फ़ायदा उठा के हमारा कंटेंट चुरा लेगा या हमारा डेटा चोरी कर लेगा। यानी दो ट्रांजैक्शन के बीच में एक तीसरे व्यक्ति का आ जाना। नॉर्मली दो पार्टीज ही ट्रांजैक्शन करती है, मैं पैसे दे रहा हूँ, आप ले रहे हो, बीच में कोई आके देख ले कि भाई कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पैसे चुरा के ले जाए और किसी सेशन में घुस जाए, वो हमारा जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस है वो चुरा ले, उसका फ़ायदा उठा के बाद में कहीं और डेटा चुरा सकता है। इन तरह की चीज़ें जब होती हैं तो कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, दो लोगों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति आ जाना। फिर आता है एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, यानी आप जिस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, मुझे वो वेबसाइट हैक करनी है, मैं सीधा वेबसाइट को हैक नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है, तो मैं चेक करूंगा आपका क्या डेटा है, आपके थ्रू मैं कोशिश करूंगा उस तक घुसने की। फिर एक आता है DDoS। DDoS मतलब होता है, मान लो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह 9:15 पे स्टॉक एक्सचेंज में लॉगिन करना, आप लॉगिन करोगे तभी बिजनेस कर पाओगे। कोई कंपनी जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस है, वो स्टार्ट होती है ऑनलाइन, मैं क्या करूँ उसी टाइम में उस सर्विस पे इतने सारे मैसेज डालूँ कि उनका सिस्टम क्रैश कर जाए, वो सर्विस को एक्सेस ही ना कर पाए। आप बैंक की सर्विस को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, जैसे ही खोलोगे वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो इसे कहते हैं DDoS अटैक। मैं उसके बदले में आपको कहूँगा भाई पहले पैसे दो तब आप जाके ही एक्सेस कर पाओगे। फिर मालवेयर अटैक, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर भेजना जिससे आपका कंप्यूटर खराब हो जाए। रैंसमवेयर अटैक, जिससे मैं आपका कंप्यूटर हैक कर लूँ और पैसे लेने के बाद ही आपको एक्सेस दूँ उसका, वरना आपका सारा डेटा खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। इस तरह के अटैक्स होते हैं, ये होते हैं टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। तो फिशिंग, मॉलवेयर अटैक, DDoS अटैक अलग अलग तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं अटैक्स? इन अटैक्स का 3 मोटिव होता है। पहला एक मोटिव होता है फाइनेंशियल गेन, किसी से पैसे चुराना, किसी से फाइनेंशियल गेन लेना, फ़ायदा उठाना व्यक्तिगत रूप से, पैसे की चोरी जो होता है बिल्कुल वैसे ही साइबर तरीके से पैसे की चोरी कर रहे हो। दूसरा, जब मामला आता है कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत या नेशनल लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेने का, जिसे हम एस्पियोनॉज कहते हैं। एस्पियोनॉज मतलब एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखना। आप अगर दुकान चला रहे हैं, मैं एक दुकान चला रहा हूँ, हम दोनों चिकन बेचते हैं, आपका चिकन बहुत स्वादिष्ट होता है, आपकी मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती है, आप उसका डेटा जो है वो कंप्यूटर पर रखते हो कि किस तरह मिठाई बनाई जाती है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो रेसिपी पता करना कैसे बन रही है। मैं आपके कंप्यूटर पर अटैक करके वो रेसिपी चुरा लूँ या नज़र रखूँ क्या हो रहा है, तो उसे कहते हैं एस्पियोनॉज करना। तो देश दूसरों के ऊपर भी करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान चाइना के ऊपर, इंडिया चाइना के ऊपर, उसी तरह कंपनीज के ऊपर भी करती है, उसे कहते हैं जो एस्पियोनॉज है वो भी एक पार्ट होता है इसका। और तीसरी चीज़ होती है नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा या जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी देश का, उसके ऊपर अटैक करना। इस तरह के
कारणों से साइबर अटैक किए जाते हैं। इंडिया में इसे कंट्रोल करने के लिए इसे 7th शेड्यूल के अंदर भारत के संविधान में जगह दी गई एज अ स्टेट सब्जेक्ट, जहाँ से सिक्योर किया जाता है। तो हर स्टेट पुलिस अपना अलग एक साइबर नेट सेल रखती है ताकि जो भी दिक्कतें वहाँ उसको काउंटर किया जा सके। तो ये तो किस तरह के अटैक है, क्या समस्या है, हमने समझा, और क्यों साइबर अटैक होते हैं वो समझा। साइबर क्राइम बढ़ता है ना, तो साइबर क्राइम अब इसलिए बढ़ रहा है, मान लो यूपीआई है, आपको कई बार ऐसे फिशिंग अटैक में ऐसे लिंक आएंगे, कहेंगे भाई आप क्लिक करो पैसे ले लो अपने। क्लिक करोगे तो यूपीआई ऐप पे जाके वो आपको पैसे देने की बजाय उल्टा कहेगा आपसे पैसे लेने के लिए, मतलब आपको देने के बजाय आपको कहेगा भाई पासवर्ड डालो, पैसे आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, कट के कहीं और पैसे चले जाएंगे। तो इस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश होती है। बार बार एटीएम का पिन बता दो आप हमें, आपका एटीएम जो अकाउंट है वो बिल्कुल पुराना हो गया है, नया एटीएम दिया जाएगा, हम बैंक से कॉल कर रहे हैं। अगेन इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिशिंग अटैक। जमतारा करके एक बहुत अच्छी सीरीज़ आई थी जहाँ दिखाया गया था कैसे एक छोटे से कस्बे में बैठे हुए लड़के देश भर में इस तरह के काम करते थे। तो तीसरा जब मैंने बताया था पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल मोटिव, कोई एक सरकार गिराना चाहता है या किसी एक आइडिया को पुश करना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब ब्रेक्जिट हुआ था यूरोप में, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर गया था, उसको कहते थे ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट के टाइम में कैम्ब्रिज एनालिटिका का बहुत इस्तेमाल किया गया था सॉफ्टवेयर का, जिसके थ्रू फेसबुक के जो लगभग 400 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स थे यूके के, उनको देखा गया था कि भाई वो कैसे कोई चीज़ करते हैं। कोई अगर पार्क जाता है, कोई सुबह चलने जाता है, तो उसको ऐसा बताया जाए कि अगर आप ब्रेक्जिट को वोट करेंगे तो जो पैसा बचेगा यूरोप का, उससे पार्क्स बेहतर हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन को टारगेट किया जाता था। इस तरह की चीज़ें की गई ताकि कोई भी व्यक्ति उस रुझान की तरफ चला जाए। कई लोग एंटी इंडिया कैंपेन रन करते हैं, बाहर की ताकतें, कई कंपनीज चाहती है कि हम उनकी सुने और कॉर्पोरेट्स के साथ चले जाएं, ना कि एनवायरमेंटलिस्ट की सुने। इस तरह का आइडियोलॉजिकल अटैक भी पार्ट होता है साइबर क्राइम का, क्योंकि आपको यहाँ बहला फुसला के कहीं और ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से साइबर अटैक्स होते हैं। अब चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है डायनामिज्म। जैसे जैसे ये दुनिया बदल रही है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि वो और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से रूल बढ़ती है और भारत का जो लॉ है वो पीछे छूट जा रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से अडॉप्ट की जा रही है, लेकिन लोगों के पास उस लेवल पे अवेयरनेस नहीं है। अब एआई इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है, यानी आप गाने भी किसी और की आवाज़ में सुन सकते हो। आप अपनी फ़ोटो को ऐसा बना सकते हो कि लगे कि आप कहीं और बैठे हुए हो। आप किसी की फ़ोटो चेंज करके उसकी आवाज़ भी यूज़ कर सकते हो एआई के थ्रू। तो इन तरह की चीज़ों के होने के बाद अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, साइबर क्राइम बढ़ जाता है। और सब कुछ अब क्या है, क्लाउड पे है। पहले सारा डेटा हार्ड डिस्क पे होता था, कंप्यूटर में रखते थे लोग अपना। अब आपका सारा फोटो बैकअप होगा गूगल फोटोज़ के ऊपर, गूगल ड्राइव के ऊपर। तो वहाँ से उस कंटेंट को खतरा हमेशा बना रहता है 24 घंटे की वो चोरी हो जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके हिसाब से हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें। साइबर अटैक्स और सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। हम देखते हैं रैंसमवेयर का इस्तेमाल, सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके नेटवर्क्स को, ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना कि भाई जो जहाँ है उसके आसपास का डेटा चुराना, उसके हिसाब से अटैक करना। और सबसे बड़ा मामला हो चुका है कि अब स्टेट स्पॉन्सर अटैक भी बढ़ चुके हैं। जैसे चाइना से इंडिया के ऊपर अटैक्स होते हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का कोडानकुलम था, उसके ऊपर एक नॉर्थ कोरिया की कोई एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से जुड़ी हुई थी जिसका नाम था लेजरस। उसने कोडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला किया था ताकि वो बंद हो जाए। इजराइल ने ईरान के ऊपर स्टक्सनेट नाम की एक मालवेयर अटैक किए थे, जिसके तहत ईरान का जो न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल था उनमें एक चौथाई ऐसा कुछ हिस्सा तबाह हो गया था। अभी ईरान ने फिर कहा है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर साइबर अटैक किया, हमारे ऑयल सप्लाईज के ऊपर। तो वो दिखाता है कि स्टेट अब साइबर अटैक्स करते हैं एक दूसरे के ऊपर ताकि उनको निस्तो नाबूद किया जा सके। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिससे किसी भी देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यानी मान लो आज HDFC या SBI के बैंक के ऊपर कोई पाकिस्तान से साइबर अटैक कर दे और उसका सर्वर डाउन कर दे पूरे देश भर में, पैसा ना भी चुराए पर एक दिन अगर वो बैंक काम ना करे तो पूरी देश की इकोनॉमी को हज़ारों करोड़ का लॉस हो जाता है। तो इस तरह स्टेट स्पॉन्सर अटैक हो रहे हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं, मॉलवेयर का अटैक होता है जिससे कोई सिस्टम काम करना बंद कर दे, ख़राब हो जाए। तो मैलवेयर अटैक लगातार हो रहे हैं दुनिया भर में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिस्टम बनाएं ताकि हम और बेहतर तरीके से इसको ऑपरेट कर पाएँ। हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हमने पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाने का उपाय क्या है? आप ऑनलाइन कोर्स बना के सबको अवेयर बनाओ, स्कूल के करिकुलम में इसको ऐड करो, पब्लिक हाइजीन क्रिएट करो। आप खाने के बारे में क्या करते हो? हाइजीन करते हो ना, कैसे खाना है, हाथ धोना है। उसी तरह साइबर हाइजीन बनाइए कि पासवर्ड को हर 6 महीने बाद बदलना है। अपने जो बर्थडेज है उसको कभी पासवर्ड नहीं रखना है। लोगों के सामने पासवर्ड हर डिवाइस का अलग अलग रखना है ताकि आप साइबर क्राइम में ना फंसे। जो फाइनेंशियल लॉस लोग देखते हैं उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए साइबर
इंश्योरेंस की जा सकती है कि डिजिटल लॉस अगर आपको हो जाए तो कोई इंश्योरेंस आपके पास हो। अपने लीगल फ्रेमवर्क को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है कि जो साइबर क्राइम्स में गैप्स हैं उसको फुलफिल किया जाए, उसके हिसाब से चीज़ें बढ़ाई जाए। ये चीज़ें रिक्वायर्ड है करने के लिए, तब जाके हम चैलेंज से लड़ पाते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने पहले देखो एक नेशनल साइबर फॉरेस्ट्री लेबोरेटरी बनाई है, जिससे कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं या वहाँ के पुलिसकर्मी हैं, उनको अगर इन्वेस्टिगेट करना है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जा रही है। तो जो टेक्नोलॉजी की कमी है, जो उनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, उसको पूरा करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स के थ्रू उनको हेल्प करते हैं। फिर एक साइबर क्राइम पोर्टल बनाया गया जिसके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को फोरेंसिक्स में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, सर्टिफिकेशन दिया जाता है। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जुडिशल ऑफिसर्स हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, सबको पता होना चाहिए ना भाई, सिर्फ पुलिस से काम नहीं चलेगा। जजेस को तो पता हो क्राइम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस हद तक तबाही मच सकती है, ताकि जजमेंट दे सके। तो सभी स्टेक होल्डर्स को ऑनलाइन कोर्सेज कराए जा रहे हैं ताकि वो प्रिपेयर्ड रहें। फिर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई ताकि किस तरह एक साइबर सिक्योर एनवायरनमेंट इंडिया में क्रिएट किया जाए, इंडिया की सिक्योरिटी को डेवलप किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं, एक तो आपका I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये इंडिया का नेशनल लेवल पे एक नोडल पॉइंट है जो देश भर में अलग अलग राज्यों में जो भी समस्याएं होती हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ कैसे बढ़ाई जाए, कैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए साइबर क्राइम से लड़ने के लिए, इसके ऊपर ध्यान रखता है। और एक है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिस पर आप रिपोर्ट कर सकते हो। अब देखिए, कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ को मॉर्फ कर दिया जाता है ऑनलाइन और उनको धमकियाँ दी जाती है कि हम इसको पब्लिक कर देंगे, उनमें छेड़छाड़ करके कुछ लोगों को स्टॉक किया जाता है। तो ऐसे केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया की स्टॉकिंग यानी उसी प्रोफाइल को बार बार देखना और बाद में उसको मैसेज करके परेशान करना। तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए गए हैं ताकि आप आकर साइबर क्राइम पोर्टल पे रजिस्टर कर पाओ नेशन वाइड कहीं से भी, और उनकी एनोनिमिटी रखते हुए इस पर एक्शन लिया जाएगा। फिर जैसे आपका नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया गया है, जो मैंने बताया ना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया जिसके अंदर कई ऐसे इनिशिएटिव हैं कि आपको भाई बॉटनेट से कैसे बचना है, कैसे आपको, बॉटनेट मतलब मॉलवेयर जो आपके कंप्यूटर में घुस के या आपके मोबाइल में घुस के आपके सिस्टम को तबाह कर देगा या हैक कर देगा, उससे बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये कुछ मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले क्या बोली थी, अभी क्या इंपॉर्टेंट है, I4C जो नोडल एजेंसी थी, पहला वो, और दूसरा सर्टेन असल में इंडिया की नेशनल एजेंसी है जो काम करती है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कि क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपने साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को बढ़ाएं। इन दोनों का बहुत रोल अभी भी है और भविष्य में भी होगा साइबर क्राइम से लड़ने के लिए। फिर हमने इन्फॉर्मेशन एक्ट में बदलाव किए हैं, कैसे और उसको बेहतर बनाया जाए, कैसे लॉज को और ऑल एनकम्पासिंग मॉडर्न बनाया जाए। इसके अलावा और क्या क्या चाहिए, ये तो लॉज जो अभी गवर्नमेंट के पास है, जो गवर्नमेंट कर रही है, सर्टेन, I4C की बात हो गई, IT एक्ट हो गया, साइबर स्वच्छता केंद्र हो गया, NCIIPC हो गया, ये सब पॉलिसी गाइडलाइन बनाएंगे अलग अलग चीज़ों के ऊपर। लेकिन और क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए जो पर्सनल लेवल पे उस पर तो बात की नहीं हमने पर्सनल लेवल की बात क्यों नहीं की, व्यक्ति विशेष से ना होता है। कोई अगर किसी कंपनी में काम करता है, मान लो कोई अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करता है, उसको पता ही नहीं कि भाई साइबर क्राइम कैसे होते हैं, कैसे जो डेटा उसके पास है बहुत सेंसिटिव है, उसको लगता है मैं तो भाई वॉचमैन हूँ, मेरे पास क्या ही डेटा है। लेकिन वो डेटा जो उसके पास है, उसके ID से इंसान किसी साइबर क्राइम करने के लिए उस संस्था में, उस पावर प्लांट के अंदर एंटर कर सकता है साइबर वर्ल्ड में। तो उसे भी तो पता होना चाहिए ना। इसलिए इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें ज़रूरत है फोकस करने की। हमें प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज़ दोनों को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा साइबर हाइजीन बढ़ाना, कि लोगों को पता हो क्या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट रखना है, कैसे ऑनलाइन बिहेव करना है, कैसे लिंक्स पे क्लिक नहीं करना, अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी, इसके लिए अवेयर बनाना, स्कूल में इसको ऐड करना, करिकुलम में ऐड करना। बाहर से अगर साइबर अटैक्स आ रहे हैं तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना, लाइक माइंडेड कंट्रीज से जो हमारी तरह सोचती हैं उन देशों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करना, इन्वेस्टिगेट करना जो अटैक्स इंटरनेशनली हो रहे हैं, जैसे टेररिस्ट ज़्यादा आते हैं, टेरर ग्रुप्स कौन कौन से सिस्टम्स फॉलो कर रहे हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए, इनके लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन करना। इंडिया जापान या इंडिया अमेरिका अक्सर अब कोलैबोरेट कर रहे हैं अपनी स्किल्स बढ़ाने में, साइबर स्पेस को और स्ट्रेंथन करने के लिए। ये स्टेप्स है जो लेने पड़े। और इसी में पब्लिक अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट। भारत की जो जनसंख्या है वो जैसे डिजिटाइज होगी, उसको पता होना चाहिए उनके लिए खतरा क्या, क्या सेफ प्रैक्टिसेस हैं। प्लस जैसे मैंने बोला साइबर इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल लॉसेस को पूरा करने के लिए, कैसे जो कॉस्ट है वो कम से कम भरपाई हो जाए उसकी। ये रेलेवेंट चीज़ें हैं जो साइबर क्राइम के लिए करनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये आर्टिकल में डिस्कस किया। अब आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि साइबर क्राइम से लड़ने के लिए हमें और क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, मॉडर्नली क्या क्या दिक्कतें बढ़ रही हैं। ये तो हो गया साइबर क्राइम की बात। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ हम बात करेंगे टेलीकॉम बिल के बारे में। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जो सेक्शन है पेपर 2 में,
उससे रिलेटेड है ये। टेलीकॉम बिल लाया गया। अब टेलीकॉम बिल में क्या खास बात है? टेलीकॉम बिल इंट्रोड्यूस किया गया और टेलीकॉम बिल क्या चाहता है? पहला कोशिश ये है, इसकी कोशिश है कि इंडिया में जो टेलीकॉम नेटवर्किंग की लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको एक ऑथराइज सिस्टम में बदला जाए। अभी जो सिस्टम है उसके अंदर कई तरह के जो लाइसेंसेस मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन का, परमिशन का, इन सब को अलग अलग करने के बजाय एक सिंगल ऑथोराइजेशन प्रोसेस बनाया जाए कि भाई ये नहीं कि आपको स्पेक्ट्रम लेना है उसके लिए अलग से आप लाइसेंस लोगे, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके लिए अलग से लाइसेंस लोगे। एक साथ ही सिंपल तरीके से सब कुछ इंक्लूड करके वन वे क्लियरेंस करने की बात की गई है। अब दिक्कतें हैं क्या, बिल की रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, पहली बात कि इंडिया में जो टेलीकॉम रिलेटेड चीज़ें हैं वो मोस्टली जो लॉज हैं वो बहुत पुराने चले आ रहे हैं। जो टेलीग्राफ के समय में जो चीज़ें हुआ करती थी उसके हिसाब से लॉज बने हुए थे, वही ऑपरेट करते हैं। प्लस अब टेक्नोलॉजी बहुत बदलाव ला चुकी है। पहले केवल फ़ोन के द्वारा ही बात की जाती थी, अब तो भाई व्हाट्सएप पे लोग कॉल करते हैं। तो जो रुडिमेंट्री, जो ऑब्सोलीट चीज़ें हैं, जो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, उनको हटाना, नए लॉज लाना, चीज़ों को कंसोलिडेट करना, और जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी है अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए भी टेलीकॉम पॉलिसी में जो बदलाव की ज़रूरत थी उसकी बात की गई है इस बिल में। अब देखिए, मुख्य रूप से जो एक चीज़ है वो है लेजिस्लेशन में बदलाव। कि पहले जो जैसे एक्ट बताया, टेलीग्राफ एक्ट हो गया, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट हो गया, टेलीग्राफ वायर्स का एक्ट हो गया, इनको हटाकर एक यूनिफाइड लॉ लाने की बात हो गई। फिर जो ट्राई का एक्ट है उसमें बदलाव की बात की गई, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब जो हमारा सेक्टर है ये बिल्कुल बदल चुका है। अब ओवर द टॉप सर्विसेज, OTT सर्विसेज, चाहे हम व्हाट्सएप की बात करें, टेलीग्राम की बात करें, सोशल मीडिया के लोग के थ्रू लोग कम्युनिकेट करते हैं और उसके बारे में कोई लॉ नहीं है। आपने टेलीकॉम कंपनीज के लॉ बनाए हैं, जो OTT कंपनीज उनके लिए कोई लॉ नहीं बनाया। जो आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग कंपनीज है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनके लिए कोई लॉज नहीं बनाया सोशल मीडिया कंपनीज के लिए। तो उनको भी लॉज के दायरे में लाना, उनकी कम्युनिकेशन को भी, जो पुराने लॉज हैं उनको हटाना, कॉलोनियल लॉज को, और एक नया फ्रेमवर्क बनाना ताकि हमें पता रहे कि हमारे जो नेटवर्क्स हैं वो सेफ रहे, साइबर क्राइम से, किसी अटैक से, आउटसाइड अटैक से कोई थ्रेट ना हो, और इंडिया की डिजिटल ग्रोथ बढ़े, डिजिटल ग्रोथ को और पुश मिले, ना कि हम पहले की तरह एक्ट करते रहे। इसलिए बहुत रेलेवेंट है कि हम समय के साथ अपने लॉज में बदलाव करें, और इसीलिए नया सिस्टम आया जहां कोशिश ये की गई है कि जो भी टेलीकॉम से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए एक प्रायर अथॉरिटाइजेशन लिया जाए। इस बिल के अंदर ये बात की गई है कि अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपको एक नया सिस्टम खड़ा करना है, टेलीकॉम नेटवर्क खड़ा करना है, या आपको रेडियो इक्विपमेंट चाहिए इसको और पुश करने के लिए, तो आपको पहले गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। जो स्पेक्ट्रम हमेशा इंडिया में क्या होता है, जो एयरवेव्स होते हैं उनमें स्पेक्ट्रम होता है जिसके तहत आप उसके ऊपर अपनी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो। तो इंडिया में सिस्टम है स्पेक्ट्रम का कि वो जनरली ऑक्शंस के थ्रू होते हैं। हर एक कुछ सालों पर स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है जहाँ सरकार को बहुत कमाई होती है। तो बोला गया कि अभी भी वो रहेगा। गवर्नमेंट ने बोला इसकी 19 सर्विसेज हैं जिसको स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किए बिना दिया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी जहाँ इंपॉर्टेंट है, डिफेंस जहाँ जरूरी है, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जहाँ जरूरी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात जहाँ हो रही है, वहाँ पर आपको नहीं ज़रूरत कि आप ऑक्शन करें। ऑक्शन क्यों किया जाता है? ऑक्शन इसलिए किया जाता है कि मैक्सिमम कमाई कोई कर पाए, कोई गवर्नमेंट को मैक्सिमम पैसे मिल पाए ऑक्शन में। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पैसे बनने के चांसेस कम होते हैं, तो उन जगहों पर ऑक्शन करने के बजाय जो पब्लिक सर्विसेज पे प्राइवेटाइज करते हुए टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, और इनके अलावा हर जगह ऑक्शन चलेगा। कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ऑक्शन के अलावा डायरेक्टली प्रोवाइड किया जा सके चीज़ों को। फिर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कोई मैसेज अगर भेजा जा रहा है दो लोगों के बीच में, तो अभी तक डिजिटली जब भेजा जाता है तो वो इनक्रिप्टेड होता है, खुफिया तौर पे कोई उसको और बाहर से पढ़ नहीं सकता। तो अब इस बिल के अंदर बात की गई कि कुछ मैसेजेस को इंटरसेप्ट किया जा सके, उनको पढ़ा जा सके, अगर वो देश की सुरक्षा का मामला हो और पब्लिक ऑर्डर या कोई ऑफेंस करने की तैयारी कर रही हो, कोई लोग प्लानिंग कर रहे हो किसी पर अटैक करने की, तो उसको मैसेज को पढ़ के पहले हम पता कर लेंगे भाई ये लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं फॉर सिक्योरिटी। लेकिन यही ये सरदर्द भी बनाती है कि प्राइवेसी का क्या होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी इलाके का टेम्प्रेरी सेंट्रल टेलीकॉम सर्विसेज हटा सकती है इमरजेंसी के केस में। प्रेस मैसेजेस होंगे उसको कोई और इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो वो इलीगल होगा। फिर जो स्पेक्ट्रम यूज़ नहीं किए जाते उनको लेकर गवर्नमेंट क्या करेगी? जैसे आप किसी कंपनी को स्पेक्ट्रम अलोकेट किए पर उसने कुछ स्पेक्ट्रम का यूज़ किया, कुछ का नहीं किया, तो बाकी जो नहीं किए गए उसको गवर्नमेंट वापस भी ले सकती है, यूज़ नहीं किया गया। इससे होगा ये कोई कंपनी कुछ स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल नहीं कर पाई, जहाँ वो यूज़ अपना टेलीकॉम नेटवर्क एक्सपेंड नहीं कर पाई, तो उसको किसी और को लीज पे दे सकती है, रेंट पे दे सकती है, जिससे वो भी
कुछ उससे फ़ायदा उठा पाए। फिर ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए कि अगर कोई कायदा तोड़ रहा है उसके लिए नियम किए गए हैं, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड किए गए हैं, स्टैंडर्ड बताए गए हैं, और टेलीकॉम इक्विपमेंट केवल स्टैंडर्ड सोर्सेज से लेने हैं। यानी मान लो इंडिया का चाइना से झगड़ा चल रहा है और कोई कंपनी चाइना से सारा टेलीकॉम हार्डवेयर खरीद ले। अब चाइना के पास एक्सेस है, यानी चाइना की कंपनी है, चाइना की गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं हेल्प है कि वो चाहे तो उस नेटवर्क को ट्रैक कर पाए, वहाँ का जो मैसेज है इंटरसेप्ट कर पाए, तो इंडिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडिया की टेलीकॉम फैसिलिटीज़ जो है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो किसी और देश पर ज़्यादा निर्भर ना हो और सेफ और बेहतर जगहों से ही खरीदा जाए। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, नॉन एक्सक्लूसिव चीज़ों पर फोकस किया जाए। और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, इसमें सबके पास एक इक्वल राइट होना चाहिए यूजेज का। प्लस यूज़र्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात कही है कि अगर आप कोई मैसेज किसी को भेज रहे हो, एडवर्टीजमेंट का या कोई भी मैसेज भेज रहे हो, तो पहले उससे कंसेंट लो कि भाई हम आपको भेज रहे हैं। अगर नहीं चाहते तो आप डू नॉट डिस्टर्ब वाले इस मैसेज पे मैसेज कर दें, आपको कभी मैसेजेस नहीं आएंगे। और जो मॉलवेयर आते हैं कभी कभी फ़ोन में या मैसेजेस में, कहीं से आ रहा है कि भाई इस पर क्लिक करिए, इतने पैसे जीतिए, ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करने का सिस्टम होना चाहिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास, ताकि लोग इसमें ना फंसे। फिर जो टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए चेयरपर्सन का काम करने के लिए, 25 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी तरह का मेंबर की तरह सर्व करने के लिए जो टेलीकॉम पॉलिसीज़ बनाते हैं या उसके ऊपर कार्य करते हैं। फिर जो डिज़ास्टर कोई आया तो उस समय में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, कोई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को टेम्परली सीज कर सकती है। मान लो कोई दंगे हो गए तो आपने टेलीकॉम वहाँ सर्विस को सीज कर लिया। मान लो कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस टाइम उसको रोक देते हो ताकि वहाँ पर कम्युनिकेशन ना फैले, कोई दंगे ना भड़के। फिर डिजिटल भारत निधि की बात की गई है, जहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, कैसे और टेलीकॉम हम और बेहतर कर सकें। और गवर्नमेंट वेव ऑफ कर सकती है एंट्री फीस, लाइसेंस फी, पेनल्टी अगर कंज्यूमर्स के लिए ज़रूरी है। मान लो हम 7G टेक्नोलॉजी में जब पहुँचे और पता लगे कि बहुत महंगा पड़ रहा है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, यूज़र्स खरीद ही नहीं पाएंगे इसी सर्विसेज को, तो गवर्नमेंट चाहे तो कोई एंट्री फीस या लाइसेंस कम कर सकती है इसको और एक्सेसिबल बनाने के लिए या किसी और लेवल पर भी। तो ये भी बात की गई है इस बिल के अंतर्गत। देखो बिल में बातें तो अच्छी की गई, लेकिन अब दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत प्राइवेसी। आपने बात किया कि आप इस चीज़ में बोल रहे हैं कि यूज़र्स का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करोगे जब सिस्टम प्रोवाइड करोगे। बायोमेट्रिक्स यानी आपकी उंगलियों के निशान या आपकी रेटिना का स्कैन, पर उसको रखेगा कौन संभाल के? वो चोरी हो गया तो भाई वहाँ से तो कोई किसी का आधार डेटा चोरी कर लेगा, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, फिर आपके ऊपर फिशिंग अटैक हो सकते हैं, आपके ऊपर मालवेयर अटैक हो सकते हैं। तो इसका क्या? जो आपने डिफाइन किया उसमें बहुत एम्बिग्यूटी रखी है, कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया OTT है या नहीं है, टेलीकॉम सर्विसेज पे है, हटा दिया गया है जो OTT जैसे व्हाट्सएप टेलीग्राम हो गया। लेकिन टेलीकॉम सर्विसेज है क्या, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है क्या, उसको डिफाइन ठीक से नहीं किया गया है। प्लस आपने बोला कि गवर्नमेंट इमरजेंसी के केस में जो नेटवर्क है उसका पोजीशन ले सकती है कुछ समय तक के लिए, कितने टाइम तक के लिए लेगी, क्या उसका फ़ायदा उठा सकती है गवर्नमेंट, क्या टेम्प्रेरी बैन कितने दिन तक रहेगा किसी एरिया की सर्विसेज पे, इसको कुछ डिफाइन नहीं किया गया। और ओवरऑल ये सारी कहानी आती है मिसयूज़ ऑफ पावर के ऊपर कि गवर्नमेंट अगर चाह ले तो उसका इस्तेमाल पॉलिटिकली कर सकती है अपने अपोनेंट्स के खिलाफ, और जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं उनको बंद करने के लिए, उनका मुंह बंद कराने के लिए, अब सरकार के खिलाफ कोई विरोध कर रहा है उसको रोकने के लिए। और प्लस जो ट्राई है इसमें प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को ट्राई के चेयरपर्सन बनने की आज़ादी दी गई है। तो इसका मतलब ट्राई के पास अभी तक जो एक बेहतर सुविधा हुआ करती थी कि ट्राई देखती थी किसी भी चीज़ को कि कॉर्पोरेट में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई कंपनी गलत काम तो नहीं कर रही। अब मान लो कल को जियो से कोई व्यक्ति उठ के ट्राई का चेयरपर्सन बन जाए तो भाई फिर वो जियो के बारे में कुछ बोलेगा, चांसेस कम है। तो इसलिए बात की गई है ट्राई का काम ही होता है कि देखना सब कुछ कि क्या रेगुलेशन का रिलेटेड है टेलीकॉम से, अब वही रुक जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि न्यूट्रलिटी यहाँ हो। प्लस स्पेक्ट्रम एलोकेशन के मामले में भी कुछ दिक्कतें हैं, जहाँ पे बात की गई है कि ट्राई ने कहा है कि जो टाटा ग्रुप है या कुपियर है या स्टारलिंक है, इन सब ने बोला कि सैटेलाइट के थ्रू अगर आप जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लोग कंपनीज क्या कर रहे हैं, धरती के चारों तरफ इन्होंने सैटेलाइट बिछा रखी है, वहाँ से सीधा इंटरनेट ये धरती पे बीम करेंगे। इन कंपनीज का कहना है गलत है, आप इसका ऑप्शन नहीं कर सकते क्योंकि हम तो भाई अपने हिसाब से सैटेलाइट भेज के इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं। जबकि इंडिया की जो टेलीकॉम कंपनीज है, जियो, एयरटेल, इन सब ने कहा है कि नहीं, स्पेक्ट्रम का लोकेशन ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन देके लाखों करोड़ों रुपए दिए हैं।
तो भाई वो क्यों बचे, तो यहाँ पे कुछ विवाद उसको लेकर भी है। तो इसीलिए एक अच्छा स्टेप ज़रूर है जहाँ हमने कुछ लॉज को बदलाव किया है और ज़रा सिक्योर करना चाह रहे हैं, लेकिन जो प्रिवेसी के कंसर्न्स हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए, क्लैरिटी के कंसर्न्स उस पर ध्यान रखना चाहिए, तभी जाकर हमारा टेलीकॉम लॉ जो है वो ढंग से अप्लाई हो पाएगा और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। अब आते हैं आखिरी आर्टिकल की तरफ, जहाँ बात हो रही है पब्लिक हेल्थ के बारे में, जहाँ बात हो रही है हाई फैट शुगर सॉल्ट के बारे में। हाई फैट शुगर सॉल्ट कैसे हमारी हेल्थ को तबाह कर रहे हैं और कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है अभी किस चीज़ के ऊपर, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो देखो वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि दुनिया के 70% जो ओवरवेट या ओबीज लोग हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं और मैक्सिमम 55% रूरल एरियाज़ में रहते हैं। और हमें आमतौर पे लगता था कि मोटापा जो है वो केवल हाई इनकम कंट्रीज़ में होता होगा क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास पैसा है तो ज़्यादा खा रहे हैं खाना, पर ऐसा नहीं है। मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ में भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, अब क्या खा रहे हैं उस पर निर्भर करता है और क्या आपके पास उपलब्धता है इसके ऊपर निर्भर करता है। अब अगर आप देखो ना, इंडिया में डाइटरी हैबिट्स बदल रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, चिप्स खाते हैं, हम लोग बिस्किट्स खाते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, पर अगर हम वो खाते चले जाएंगे तो उनके अंदर बात ये कि वो इतने ज़्यादा आपको अपनी ओर रुझान करते हैं, वो इतने ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं कि आप वो मीठा खाना, ज़्यादा नमकीन खाना, पहले चिप्स खाते थे अब लोग एक्स्ट्रा सॉल्टेड चिप्स खाते हैं। पहले लोग सिर्फ पानी पीते थे, अब कोक पीने लग गए, कोक में भी अलग अलग वेरिएंट्स आ गए हैं। आपको जो जूस बेचा जा रहा है उसमें भी चीनी मिला दिया जाता है। अब कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, महीने के 4,000 10,000 रुपये ऐसे कमा रहे हैं, किसी तरह जीवन गुजर रहा है, वहाँ उनके बच्चे खाने की जगह चिप्स खाने लग जाए कुछ टाइम पर, तो उसका हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ये एडिक्टिव होता है, लोग इसमें फंसते चले जाते हैं और इसीलिए भारत में अब मोटापा बढ़ रहा है। आप देखो इंडिया में पहले लोग जो लाइफस्टाइल डिजीज़ थी कम हुआ करती थी, पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ करती थी, अब वो बीमारियां कम होती है, अब हार्ट अटैक की बात हो गई या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होने लग गई। 69% इंडिया में अभी जो डिजीज़ है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और 1.2 मिलियन डेथ जो है केवल इसी डाइटरी रिस्क की वजह से कि इंसान क्या खाते हैं उसके ऊपर। प्लस अभी तक तो ओवरवेट और ओबेसिटी का था कि $23 बिलियन के हिसाब से इंडिया में इम्पैक्ट हुआ था, और अगर नहीं छोड़ा गया तो 2060 तक इंडिया को हर साल लगभग $480 बिलियन का लॉस लगेगा इसी इन डाइटरी प्रॉब्लम्स की वजह से। क्यों हो रहा है ये इंडिया में, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इन्होंने एग्जांपल दिया है एक बहुत अच्छा, केरला ने कुछ समय पहले फैट टैक्स लगाया था। कोई भी चीज़ जो इंसान में मोटापा बढ़ाती है उस पर हम एडिशनल टैक्स लगाएंगे ताकि व्यक्ति उसको खाए ना, कम खाए। यहाँ पे बात की गई है कैसे जीएसटी के थ्रू हम ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं कि जो चीज़ें हेल्दी हैं उनके ऊपर जीएसटी की रेट बहुत मिनिमम रहे, और जो चीज़ें अनहेल्दी हैं उनके ऊपर आप 18% जीएसटी लगाओ, चाहे 35% जीएसटी लगा दो, बहुत हाई कर दो ताकि वो महंगी हो जाए और लोग ना खा पाएँ। नॉर्मली हमने ये देखा है कि जो नॉर्मली हम देखें इंडिया में प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा यूजेज होता है चीनी का या नमक का, और इंडिया 2022 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी था और कंज्यूमर भी था चीनी का, और कंजम्पशन हाई मतलब फैटी और शुगर और सॉल्टेड फूड का बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहा है। इंडिया में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोका कोला, पेप्सी, ऐसी तरह की चीज़ें, और जो स्नैक्स होते हैं, चिप्स हो गए या कुरकुरे हो गए, मुरमुरे हो गए, इनका जो खपत है वो तिगुनी हो गई है पिछले 30 सालों में, और 10-20 सालों में, और $30 बिलियन के आसपास मार्केट इनका बढ़ चुका है। अब देखिए पहले तो थे नहीं 70s-80s में ये सब, जब से इंडिया में आए और उसके बाद से पूरी इंडिया को कैप्चर कर लिया। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इतने ज़्यादा ये एडिक्टिव होते हैं खाने के टाइम में, और हमारी फूड क्रेविंग बढ़ जाती है खा के देखते हैं, टेंशन हो रही है, चिप्स खा लिया, बिस्किट खा लिया, चॉकलेट्स खा लिया। इसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान रखना होगा कि वो चीज़ें जो ज़्यादा अनहेल्दी हैं वो ज़्यादा एक्सेसिबल ना हो जाए। अब देखिए ये जो यूज़ करते हैं चीज़ों को तलने के लिए यूज़ करते हैं किसका, तो पाम ऑयल का। सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, विच इवेंचुअली सस्ता पड़ता है और अनहेल्दी है हमारे शरीर के लिए। इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब इसलिए गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि इस डाइटरी हैबिट को चेंज करें। अब धीरे धीरे जैसे अर्बन शहरों में लोगों के पास थोड़े से पैसे बढ़ रहे हैं, वो उनकी फूड हैबिट्स और जंक फूड की तरफ जा रही है। तो इसी तरह से कोलंबिया वगैरह ने जंक लॉज लाए थे कि भाई जंक फूड नहीं खाना है, उसके ऊपर एडिशनल टैक्स आपने लगा दिया। इसी तरह हमें टैक्सेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा लोगों को नज करने के लिए, पुश करने के लिए कि वो ऐसी चीज़ें ना खाएं। जैसे स्वीटेड बेवरेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर लें, इनमें ज़्यादा टैक्स लगता है। मोस्टली 60 देशों में टैक्सेशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हाई फैट या हाई शुगर या हाई सॉल्ट वाला फूड है उसके ऊपर लोग देश टैक्सेशन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि खाने की चीज़ है, कल को आवाज़ ना उठ जाए कि भाई हमारे बिस्किट्स को महंगा कर दिया, हमारे
टॉफ़ीज़ को महंगा कर दिया, पर असल में उसका दुष्प्रभाव होता है बहुत ज़्यादा सेहत के ऊपर। दुनिया के 16 देश हैं जिन्होंने अब डेडिकेटेड टेस्ट लगा दिए हैं इस फूड के ऊपर। इंडिया का, जैसे मैंने बोला, कोलंबिया का जंक फूड लॉ है, ताकि जो जंक फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है, उसके ऊपर एडिशनल वो टैक्स लगाते हैं। अब इंडिया में प्रोसेस्ड फूड्स पहले नहीं खाए जाते थे, लोग आमतौर पे घर का बना हुआ खाना खाते थे या आप कुक करके खाते थे। अब हमारा भी सिस्टम ही शिफ्ट हो गया कि हमें पैकेज्ड फूड की, प्रोसेस्ड फूड की आदत लग गई है, और प्रोसेस्ड फूड हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है। चाहे हम बर्गर की बात करें, चाहे पिज़्ज़ा की बात करें, इस तरह की फूड, और जो कंसिस्टेंटली हम पैकेज्ड फूड खा रहे हैं मुख्य रूप से, वो और ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि उसको फ्रोज़ किया जाता है। अमेरिका वगैरह में कल्चर है फ्रोज़न फूड का, इंडिया में कभी था भी नहीं, अब स्टार्ट हो गया, जो हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। तो जैसे मैंने बताया केरला में भी फैट टैक्स था, उसी तरह इंडिया में नेशनल लेवल पे हम ऐसा कुछ कर पाए तो इससे इन आदतों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। होता ये है कि एक इनकी कैंपेनिंग इतनी तगड़ी होती है, एडवर्टीजमेंट इतनी तगड़ी होती है कि लोग उनकी तरफ लुभावने तरीके में फंस जाते हैं और समझते नहीं इसको खाने की वजह से क्या क्या बॉडी को नुकसान हो रहा है। कि नॉर्मली हमें पता है सिगरेट शराब नहीं पीनी चाहिए, पर हमें पता है कि हमें बर्गर नहीं खाने चाहिए, हम मस्ती से खाते हैं। तो उसको कंटेन करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई हेल्थ के खर्चे कितने बढ़ रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति को पता रहे कि एक बर्गर या एक चीज़ कितनी नुकसानदायक हो सकती है, तो शायद उसका सेवन वो कम करे। और ये तभी हो पाएगा जब एक, या तो हम डाइटरी चेंज करें, और डाइटरी चेंज के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव किया जाए, प्लस लोगों को बोला जाए कि भाई कैसे इससे आपका एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ता है, कैसे इसकी वजह से सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, कि भाई लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, ज़्यादा इंश्योरेंस करनी पड़ रही है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने कंज्यूमर्स का बिहेवियर बदलें और उनको एक ऐसे तरफ ले जाए जहाँ पर वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, वो चीज़ें ना खाएं। वो चीज़ें नॉर्मली महंगी होगी तो लोग कम यूज़ करेंगे, और स्पेसिफिकली जो लोग अमीर हैं, चलो उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब लोग हैं उन्हें तो पता भी नहीं, उन्हें लगता है कोका कोला पीना अच्छी बात है। मतलब आप देख रहे हो आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, ये खुशी के लिए ऐसी चीज़ें के ऐड कैंपेन्स आते हैं। पर हमें मीठा हो जाए के बाद होगा क्या, डायबिटीज़ हो जाता है, मीठा ज़्यादा हो जाता है। तो लोग जब एस्पायर करते हैं उसको फॉलो करने लगते हैं, जो बहुत नुकसानदायक हो सकता है एक वर्ग के लिए। इसलिए वहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की ज़रूरत है। और जो सिन गुड्स है, तंबाकू, अल्कोहल, उसी तरह हमें HFSS के ऊपर भी टैक्सेशन लगाने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि इसलिए कि वो इंसेंटिवाइज करेगा इंडस्ट्री को कि हेल्दी चीज़ों पर पुश किया जाए। नारियल पानी पी लेंगे भाई, ज़्यादा बेटर है सेहत के लिए, ऐसी चीज़ों पर आप टैक्सेस फ्री कर दो, तो बंदा सॉफ्ट ड्रिंक के बदले, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बदले इन चीज़ों पे जाए, फ्रूट ड्रिंक्स पे जाए, जो कि नॉन रेग्रेसिव और फिजिकली न्यूट्रल हो। तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए फूड टैक्स का ऐसे फूड आइटम्स के ऊपर जो हेल्थ के लिए बहुत नेगेटिव होते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका की एक स्टडी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पर बोला गया है कि टैक्सेबल जो बेवरेजेस होते हैं, जो लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं, जैसे जैसे आपने टैक्स बढ़ाया इन चीज़ों के ऊपर, तो जो लोअर इनकम हाउस होल्ड है उन्होंने इनका इस्तेमाल करना कम कर दिया। अब दलील ये दी जाती है कि मान लीजिए आपने बर्गर के ऊपर टैक्स लगा दिया बहुत ज़्यादा, या किसी फूड आइटम के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब जिस आदमी के पास 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की तनख्वाह है, वो तो कहेगा भाई ठीक है, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये महंगा हो गया, मैं पैसे देकर खा लूँगा, तो उसके लिए नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो गरीब आदमी तो खा ही नहीं पाया, उसकी तमन्ना रह गई खाने की, अब इतना टैक्स लगा रखा है, तो इसलिए कहते हैं रिग्रेसिव है ये, ठीक है। लेकिन इस स्टडी के हिसाब से बोला गया रिग्रेसिव नहीं है, क्योंकि जो डाइटरी हैबिट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझना कि न्यूट्रिशन क्वालिटी को देखते हुए आप इंसेंटिवाइज कर सकते हो थ्रू टैक्सेशन, यानी बढ़ावा दे सकते हो एक प्रकार की फूड हैबिट्स का। GST सिस्टम में आप ज़्यादा हाइयर रेट स्ट्रक्चर में उसको रखो ताकि लोग उसका सेवन कम करें। और जो बाकी हेल्दी अल्टरनेटिव है जो नॉर्मली महंगे होते हैं, आप जो पाम ऑयल इस्तेमाल करोगे, खाने को प्रोसेस कर दोगे, तो चीज़ें रखनी ज़्यादा समय तक आसान हो जाती है। हेल्दी चीज़ ख़राब हो जाएगी, जो चीज़ अनहेल्दी है ना वो महीनों महीनों चल जाती है। तो हेल्दी चीज़ों को और आप टैक्स में रिलीफ दो ताकि वो और ज़्यादा देर तक अवेलेबल रह पाए और इजीली लोग उसको खा पाए एट अ चीपर रेट, ना कि हाई फैट और हाई शुगर, हाई सॉल्ट कंटेंट वाला खाना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि GST की रेट्स को हम रीअसेस करें, सेस को रीअसेस करें। कैसे शुगर कंटेंट को हमें अपने खाने में कम करने की ज़रूरत है। जो एडिड बेवरेजेस होते हैं उनमें बराबर टैक्स लगते हैं, इनमें अलग अलग टैक्स लगने चाहिए। जूस को अपने 12% टैक्स लगा रखा है, चाहे वो फ्रूट का जूस हो चाहे शुगर कंटेंट वाला हो। कई सारे जूस जो हम पीते हैं उनमें चीनी मिला हुआ होता है, तो गवर्नमेंट को ऐसी टैक्सेशन करनी चाहिए कि जो शुगर मिला हुआ जूस है वो ज़्यादा टैक्स ले और जो नॉर्मल है उसमें ना लगे। सॉल्टी स्नैक्स को 12% पे टैक्स किया गया है, कंटेंट ना दिखते भाई। देखो किसी चिप्स में 5% नमक है, किसी में 10%, सब में बराबर टैक्स लग रहा है। अगर 10% नमक पे ज़्यादा टैक्स लगे तो लोग उसका सेवन कम करेंगे, कंपनियाँ उसको कम बनाएंगी। तो इस तरह से हम
पुश कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को कि भाई लोग बेहतर डाइटरी हैबिट्स को फॉलो करें। और यही कोशिश की गई है कि अगर हम अपनी चीज़ों को कंसिस्टेंट नहीं बनाएंगे, हमारी पॉलिसी हमारे चीज़ों को ध्यान में रख के कंसिस्टेंट नहीं होगी, तब तक हम कंज्यूमर बिहेवियर को बदल नहीं पाएंगे और कंजम्पशन बास्केट्स को हेल्दियर अल्टरनेटिव्स की तरह, ज़्यादा बेहतर खाने की हैबिट्स की तरफ नहीं पुश कर पाएंगे, हम बुरी तरह फंसे रहेंगे। और इस आर्टिकल में इसी बात के ऊपर बोला गया है कि भाई अगर आप जीएसटी और टैक्सेशन को इस तरफ पुश करोगे तो एक बेहतर फिजिकल पॉलिसी भी बनेगी और पब्लिक हेल्थ भी सुधरेगी। इससे आप मैन्युफैक्चरर को अपना फूड आइटम वो मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोत्साहित करोगे जो ज़्यादा हेल्दी है, लोगों के पास ज़्यादा बेहतर हेल्थ आउटकम्स होंगे, आपका खुद का खर्चा बचेगा हेल्थ बर्डन का, प्लस आप हेल्दियर फूड चॉइसेस के ऊपर जाओगे। इनका कहना है कि जैसे आप जीएसटी का इस्तेमाल करके टैक्सेशन ऐसा फॉलो करोगे, हम ये सोचते हैं कि भाई गरीब आदमी फिर कभी उस चीज़ को खा ही नहीं पाएगा, लोगों में डिवाइड पैदा हो जाएगी, चीज़ें महंगी हो रही हैं। इनका कहना है कि ऐसा नहीं है। देखो, अगर चिप्स में नमक की मात्रा ज़्यादा है, जिस जूस में शुगर यूज़ होता है वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ज़रा टैक्स लगेगा। हेल्दियर जूस के ऊपर कम टैक्स लगेगा, तो जो कंपनीज हैं वो भी प्रोड्यूस उनको ज़्यादा करेंगी जो चीज़ें ज़्यादा हेल्दी हों कंपेयर टू शुगर कंटेंट वाली चीज़ें। तो वो ज़्यादा हेल्दियर लाइफस्टाइल, हेल्दियर प्रोडक्शन की ओर बढ़ेंगी चीज़ें जो हमारी सेहत को और देश के लिए बेहतर होंगी। और यही वो पुश करने की बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन लिटरेसी बढ़ाना ज़रूरी है, इफेक्टिव फूड की लेबलिंग ज़रूरी है, कितना शुगर है, कितना फैट है, कितना नुकसानदायक हो सकता है ये, तभी जाकर हम ओवरवेट और ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर की इस लड़ाई से जीत सकेंगे। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने बात की 3 आर्टिकल्स। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस